नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। एक चर्चा काफी दिन से चल रही है। हिमाचल की ठंडी वादियों में चुनाव की जो सरगर्मी थी, मतदान के साथ ही वो खत्म हो गई, लेकिन चर्चाओं का शोर गर्माता रहा, चर्चाएं जोर पकड़ती रहीं और इस बात पर चर्चा होती रही कि आखिर अब हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग के कुछ गाइडलाइंस थे, लेकिन आज वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एक अंदाजा लग जाएगा अलग अलग जगहों से किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, उस पर भी बात होगी। हिमाचल प्रदेश में एक सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश पर एग्जिट पोल क्या कहते हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से माहौल था, कितने मुद्दों पर बात हुई और मुद्दों पर कितना मतदान हुआ, या फिर राज और रिवाज की जो बात थी उसके हिसाब से ही यहां पर चुनाव हुआ। तो एक बड़ी और एक अहम खबर, इस बार हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी, इस पर एक बहुत ही अहम चर्चा होने वाली है। रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, जो एक नारा और एक बात चल पड़ी थी। क्या हिमाचल में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी या फिर इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, एक बड़ा सवाल है। किसके सिर पर सजेगा हिमाचल प्रदेश में जीत का ताज, जीत का सेहरा। और एक और जो खिलाड़ी था आम आदमी पार्टी के रूप में, क्या उसका खाता खुलेगा। हिमाचल की 68 सीटों पर जनता का फैसला क्या है, 8 तारीख को तो पता चल जाएगा, लेकिन एक आंकलन निकलकर सामने आने वाला है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में माहौल रहा, मुद्दों पर कितना मतदान हुआ, कौन से मुद्दे थे जो गर्माते रहे, जनता के दिल में क्या था। जो जनता के दिल में था वो ईवीएम में तो कैद हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो जनता के दिल की आवाज निकलती है उसका इशारा क्या है। अभी एक इशारा सामने आएगा कि इशारा क्या है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग सर्वे, अलग अलग चैनल्स के सर्वे, अलग अलग एजेंसीज के सर्वे हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल और एक अहम सवाल। खबरें अभी तक पर आपको हिमाचल से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का माहौल गर्माता रहा, हिमाचल प्रदेश में मुद्दों की भी बात हुई, हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने न बदलने की भी बात हुई, लेकिन इस बार जनता का फैसला क्या है। 68 सीटों पर वो इशारा मिलने जा रहा है। तो धीरे धीरे वो आकलन तो होगा, वो इशारा तो होने वाला है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अलग अलग एजेंसीज के सर्वे क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर, एग्जिट पोल, अलग अलग चैनल्स और कम एजेंसीज के क्या कुछ कहते हैं, लेकिन पिछली बार क्या कुछ नतीजा रहा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हम आपको जानकारी दें कि पिछली बार का नतीजा क्या था हिमाचल प्रदेश में। आज की नजर तो इस पर भी है कि अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लेकिन पिछली बार क्या कुछ नतीजा रहा था। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिली। हिमाचल प्रदेश में 2017 में किसको कितनी सीटें मिली, कितने प्रतिशत वोट मिले, 48, तकरीबन 49% वोट हासिल करके बीजेपी ने सरकार बनाई थी और कांग्रेस को 41.5% के आसपास वोट मिले थे और 1.5% के आसपास अन्य को वोट मिले थे। 44 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का कब्जा हुआ था पिछली बार। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। शिमला में कुल 19 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी और 1 सीट पर अदर का कब्जा था, अन्य का कब्जा था। मंडी की अगर बात की जाए तो मंडी लोक क्षेत्र के अंदर 24 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 18, कांग्रेस को 5 और 1 अन्य के हिस्से में आई थी। कांगड़ा की अगर बात की जाए तो कांगड़ा क्षेत्र में 25 सीटें हैं, जिसमें से 18 भाजपा के हिस्से में आई थी, 6 कांग्रेस के हिस्से में और 1 अन्य के हिस्से में। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश को 12 जिलों में बांटा गया है। 12 जिलों में है हिमाचल प्रदेश और 12 जिलों का एक एक करके आपको अगर हम बताएं तो बिलासपुर में 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के हिस्से में 3 सीटें आई थी। बीजेपी के हिस्से में 3 सीटें आई थी 2017 में। और इस बार का नतीजा ये मतदाता तय करेंगे। पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या, महिलाओं की तादाद अच्छी खासी है। आधी आबादी ने क्या फैसला किया।
प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की भी करीब 56,000 तादाद है। प्रदेश में 55,92,882 मतदाताओं ने किसके हक में फैसला किया? महिलाएं 27,37,845 मतदाता हैं। पुरुषों की बात की जाए तो 28,54,945 पुरुष मतदाता हिमाचल प्रदेश में। इनके दिल से किसके लिए आवाज निकली? हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 12 जिलों में इन मतदाताओं ने पिछली बार किस तरह का फैसला किया था, इस पर भी आपको एक अपडेट दे देते हैं। पिछली बार इन 12 जिलों की अगर बात की जाए तो बिलासपुर में 4 सीटें आती हैं, 3 पर बीजेपी का कब्जा था, 1 पर कांग्रेस का। चंबा में 5 सीटें आती हैं, 4 पर बीजेपी का था, 1 पर कांग्रेस का। हमीरपुर में 5 सीटें आती हैं, 2 पर बीजेपी का कब्जा था, 3 पर कांग्रेस का। कांगड़ा में 15 सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा कांगड़ा जिले में है, जिसमें 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 3 कांग्रेस ने, 1 अन्य के हिस्से में आई थी। इसके अलावा किन्नौर में 1 सीट है जो कांग्रेस के हिस्से में आई थी। कुल्लू में 4 सीटें हैं जो 3 उसमें बीजेपी के हिस्से में आई थी और 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी। लाहौल स्पीति में 1 सीट जो बीजेपी के खाते में गई थी। मंडी की अगर बात की जाए जिले की तो यहां पर 10 सीटें हैं, 9 बीजेपी ने जीती थी और 1 अन्य के हिस्से में आई थी। शिमला में 8 सीटें हैं, 3 भाजपा ने जीती थी और 4 कांग्रेस ने जीती थी, 1 अन्य के हिस्से में आई थी। इसके अलावा सिरमौर में 5 सीटों में से 3 बीजेपी ने, 2 कांग्रेस ने जीती। सोलन में 5 सीटों में से 2 बीजेपी ने, 3 कांग्रेस ने जीती और ऊना में 5 सीटों में से 3 कांग्रेस ने, 2 बीजेपी ने जीती थी। ये पिछले चुनाव का 2017 का नतीजा है। इसके अलावा अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो अब नजर सबकी इस पर है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में किस तरह का माहौल रहा। अब मुद्दे कौन से थे जिस पर वोटर्स ने वोट डाले, एक नजर उस पर भी डालते हैं कि कौन कौन से वो मुद्दे थे हिमाचल प्रदेश में जो इस बार चुनाव के दौरान हावी रहे। सबसे बड़े मुद्दों में ओपीएस था, बेरोजगारी था। अगर हम मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी, ओपीएस और महंगाई, ये मुद्दे हिमाचल प्रदेश में छाए रहे। इसके अलावा बागवानी का मुद्दा भी हिमाचल प्रदेश में, बागवानों का मुद्दा भी चुनाव के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में गूंजता रहा। डबल इंजन की सरकार, बीजेपी का नारा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, इस बात पर भी चर्चा हुई। शिक्षा को लेकर भी और स्वास्थ्य को लेकर भी हिमाचल प्रदेश में चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़े जो मुद्दों की अगर बात की जाए तो उसमें ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस ने काफी इस मामले को लेकर आगे बढ़ाया था। इस पर चर्चा हुई। बेरोजगारी और महंगाई, इन 3-4 मुद्दों पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। सवाल यह है कि खबरें अभी तक की कई टीम्स हिमाचल प्रदेश के चुनाव में शुरू से लेकर आखिर तक आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराती रही। खबरें अभी तक की टीम हिमाचल के हर एक जिले में पहुंची और वहां पर मतदाताओं का मिजाज जानने की कोशिश की, किस तरह के मुद्दे उस वक्त नजर आए थे और लोगों की तरफ से किस तरह के इशारे किए गए थे, लोगों के मन में क्या लग रहा था, मुद्दों पर बात हो रही थी या जो नारे थे उन पर बात हो रही थी। हम अपने संवाददाताओं के साथ, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे थे, अलग अलग जिलों में पहुंचे थे। उनसे भी चर्चा करते हैं कि उनके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, जनता का मूड क्या रहा, जनता का मिजाज क्या रहा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनिल मोर जुड़ चुके हैं, मेरे साथ आलोक भंडोरिया मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अवंतिका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ेंगे, हमारे ब्यूरो शिमला, और गुलशन ग्रोवर जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अनिल, आप भी मंडी की तरफ पहुंचे थे, कई क्षेत्रों में पहुंचे थे। जब चुनाव के दौरान आप हिमाचल में घूम रहे थे, जनता के पास जा रहे थे, नेताओं से बात कर रहे थे, तो जनता के दिल से क्या आवाज निकल रही थी, क्या इशारे थे? और नेता तो दावे करते हैं, लेकिन जनता का रुझान क्या लगा, किन मुद्दों को लेकर जनता बात कर रही थी, या फिर जनता रिवाज और राज वाली बात मूलझी थी? देखिए नासिर, अगर पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात करें, पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश चुनाव में अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने पूरा का पूरा जो चुनाव लड़ा है रिवाज बदलने के नाम पर लड़ा है। जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नारा दिया था कि रिवाज बदलेंगे, उसी नारे को बीजेपी ने अडॉप्ट किया और पूरी की पूरी बीजेपी ने उसी नारे पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने कहा कि हम रिवाज बदलेंगे, डबल इंजन सरकार के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे। बीजेपी की तरफ से जयराम ठाकुर की जो विकास योजनाएं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास योजनाएं थे, बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें,
कांग्रेस ने पूरा का पूरा चुनाव राज बदलने के नाम पर लड़ा। कांग्रेस ने कहा कि इस बार हम राज बदल के रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पास मुद्दे थे, देखिए और नासिर, अगर ये जो हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव था, अगर यहाँ की जो पूरी की पूरी जो कि सियासी पिच थी, सियासी पिच कांग्रेस के अनुकूल थी। काफ़ी मुद्दे ऐसे थे जो कांग्रेस के बिल्कुल अनुकूल थे। सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम को हम बहाल करेंगे, क्योंकि अगर हिमाचल की बात करें नासिर, सबसे बड़ा एक वर्ग है कर्मचारी वर्ग, और कर्मचारी वर्ग को लुभाने के लिए कांग्रेस ने ओपीएस का एक बड़ा दाव खेला, और जिसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो तमाम मुद्दे उठाए गए, चाहे महिलाओं के मुद्दे हों, इसके अलावा विकास काम को लेकर जो सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे, वो सारे के सारे मुद्दे कांग्रेस ने उठाए। कांग्रेस ने जो गारंटी पत्र लोगों को दिया कि चाहे बिजली को लेकर जो गारंटी कांग्रेस ने दी, महिलाओं को लेकर जो गारंटी दी, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं थी। अब जो आपने मंडी की बात की, क्योंकि मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का होम डिस्ट्रिक्ट था, तो जो बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार था, कैंपेन था, मंडी में तो ज़्यादा कैंपेन था वो जयराम ठाकुर के कंधों पर था। और जयराम की तरफ से बार बार मंडी में जब वो मंडी में गए, उनकी तरफ से यही इस बात का नारा दिया गया कि जो पावर है, जो सरकार है, अब मंडी से चलती है, और कहीं ना कहीं अपने पराई की बात वहाँ पर की गई। और जो फिलहाल मंडी का सीएम हिमाचल को मिला हुआ, एक नारा बीजेपी की तरफ से जोर शोर से दिया गया। और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे अगर मंडी की बात करें, बीजेपी ने कैंपेन में कोई कमी नहीं छोड़ी। बीजेपी ने बार बार यही कैंपेन दिया मंडी, खासतौर से मंडी में, कि जो मुख्यमंत्री है मंडी से है, मंडी का मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल की जनता है, मंडी जिले की जनता है, मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता है, वो बीजेपी के साथ रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस दाव को काटने की कोशिश की गई। अगर कांग्रेस की बात करें, ठाकुर कौल सिंह की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले ठाकुर कौल सिंह ने भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया। उन्होंने भी कई रैलियों में इस तरीके से कहा कि इस बार मौका है कि मंडी को पावर मिल सकते हैं। उनका इशारों में उनका इशारा खुद की तरफ था कि वो कांग्रेस के, अगर फिलहाल की अगर कांग्रेस की बात करें, हिमाचल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हम ठाकुर कौल सिंह को कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी इस बात का बार बार जोर दिया गया कि इस बार एक मौका है, हिमाचल की जनता मौका दे, मंडी में एक बार फिर पावर है वो आ सकते। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से इसी मुद्दे को ज़्यादा उठाने की कोशिश की। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री मंडी से हैं, जो बीजेपी के वर्कर थे, जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता थे, वो इसी मुद्दे को वहाँ पर खासतौर से मंडी लोकसभा में उठाते रहे। हालांकि जो बाई इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन में जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसका थोड़ा एक डेंट मंडी में जरूर लगा हुआ था बीजेपी को। लेकिन जो पूरा का पूरा बीजेपी ने कैंपेन वहाँ पर उठाया, बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक थे, सुंदरनगर में खुद प्रधानमंत्री रैली करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी आते हैं, जो तमाम जो बड़ी लीडरशिप थी, तो बीजेपी ने इतना हाईटेक चुनाव बना रखा था, इतना बड़ा चुनाव बना रखा था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी मंडी में रैली की, मंडी की जो दूसरी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर भी प्रियंका गांधी की, लेकिन जो बीजेपी में जितने भी जो बड़े नेता थे, उन्होंने किसी तरीके की कोर कसर वहाँ पर नहीं छोड़ी नासिर। बिल्कुल, और मेहनत सभी ने की। जनता ने किसके हक में फैसला किया है ये हालांकि 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन हाँ एक इशारा कहीं ना कहीं महसूस होता है, एक आंकलन किया जाता है, और वो एग्जिट पोल भी अभी 6:30 बजे के बाद दिखाए जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। क्योंकि कुछ जगहों पर अभी गुजरात की अगर बात की जाए या यूपी वगैरह में मतदान हो रहा है, उपचुनाव यूपी में और गुजरात में विधानसभा के चुनाव। प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। प्रदीप, एक संक्षिप्त एक टिप्पणी कि हिमाचल में जो ठंडी वादियां हैं, सियासत की गर्माहट अभी भी बरकरार है, जनता का मिजाज, जनता का इशारा, क्या कुछ लगा हिमाचल में? कौन से मुद्दे थे जो जनता के दिल के करीब रहे, या फिर मुद्दों के अलावा भी बात हुई? बिल्कुल नासिर, देखिए जो पूरा का पूरा चुनावी जो कैंपेन रहा है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठे, लोकल इशू भी उठे, और उसके साथ साथ कुछ जो घोषणाएं की गई थी राजनीतिक दलों की तरफ से, उस पर भी चर्चाएं हुई। चाहे कांग्रेस की गारंटी की बात करें, आम आदमी पार्टी की गारंटी की बात करें, या फिर भाजपा ने जो बाद में विजन डॉक्यूमेंट दिए थे उसमें कमिटमेंट की बात हुई है, 11 कमिटमेंट की, तो ये भी चर्चा का विषय रहे। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में रहा है, और उसका भी अंडरकरंट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम, ये एक ऐसा मुद्दा इस बार जो है हिमाचल विधानसभा चुनाव में उठा। हालांकि 2003 में ओल्ड पेंशन बंद हुई है, लेकिन जो न्यू पेंशन कर्मचारी है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा आंदोलन उन्होंने लड़ा, और इस विधानसभा चुनाव में
कर्मचारियों के इस बड़े मुद्दे को एनकैश करने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने की है और ये एक बड़ा मुद्दा रहा। कर्मचारी खुलकर एक तरह से कह सकते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी है वो चाहे सोशल मीडिया के जरिए बात करें या फिर बाकी भी अगर बात करें तो वो खुलकर सामने आए कि हमें ओपीएस देने वाली सरकार का समर्थन करना है। ये भी एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में रहा है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दे रहे। शिमला की बात करें तो यहाँ पर सेब बहुल इलाका है, ये सेब से जुड़ा मुद्दा भी यहाँ पर रहा है। उसके साथ साथ जो एप्पल बेल्ट है हिमाचल प्रदेश की, वहां पर सेब से जुड़े मुद्दा रहा। कई ऐसी डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई थी क्योंकि पहले यहाँ पर आंदोलन भी हुए हैं। इसके साथ साथ जो भाजपा है, जो सत्ताधारी दल है, उसने विकास को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की। जो महिलाओं के लिए बेनिफिट्स दिए गए हैं, चाहे वो सिलेंडर की बात है, गृहिणी सुविधा योजना की बात है, उसके साथ साथ हिमकेयर योजना की बात है, बाकी भी जो किराया 50% माफ किया गया है, इन मुद्दों को भी जनता के बीच ले जाने की कोशिश की गई। तो आमने सामने की टक्कर जो है यहाँ पर कांग्रेस भाजपा के बीच में देखी गई। लेकिन एक जो बड़ी बात रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में, भाजपा के पास बहुत सारे बागी वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन वो संख्या ज्यादा नहीं थी। लेकिन एक चिंता जो दोनों दलों की बढ़ा सकती है वो है भीतरघात जो हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों दलों में भीतरघात नहीं हुआ है, काफी बड़े स्तर पर भीतरघात हुआ है। अब इसको नुकसान किसका होता है ये तो 8 दिसंबर को पता चल सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो चुनावी माहौल हम देख रहे थे लोगों के बीच जब जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी देखे गए जहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट है, यानी चार उम्मीदवार बिल्कुल सामने सामने है। ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, चाहे वो पार्टी के हो चाहे वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हो। तो ये भी एक अलग से फैक्टर जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि ईवीएम में अब ये भाग्य सबका कैद है, तो वो तो 8 दिसंबर को पता चल सकेगा। लेकिन जो मोटा मोटा अनुमान है हम कह सकते हैं लेकिन आज का दिन धड़कनों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आज का दिन चर्चाओं को और ज्यादा गर्म करने वाला साबित हो सकता है। गुलशन ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। और अवंतिका, बगावत की बात हो रही थी, तो ये बगावत वाले जो सुर थे और जो कैंडिडेट उतरे, चौंकाने वाले फैसले कर सकते थे, चिंता बढ़ा रहे थे, या फिर आखिर तक सब कुछ सेट कर लिया गया था पार्टियों के हिसाब से? आप कई क्षेत्रों में रहे, हमीरपुर, मंडी भी आप शुरू में गई थी, कांगड़ा भी गई थी, तो किस तरह से आपने देखा ऊना, हमीरपुर, उन तमाम क्षेत्रों का अगर एक कंक्लूजन संक्षिप्त में निकाला जाए तो? नासिर, इस बार दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, दोनों में ही बगावत के सुर सुनाई दिए। बीजेपी जो पूरा वेल बैलेंस लेकर और साथ ही साथ सब कुछ मैनेजमेंट बीजेपी का एक बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद बगावती सुर बीजेपी के भीतर से भी सुनाई दिए। और कई कैंडिडेट रहे, कई सीटें ऐसी रही जहां पर समझाने की कोशिश की गई दोनों पार्टियों की ओर से, लेकिन दोनों की तरफ से ही जो बागी नेता थे वो मैदान में चुनाव लड़ते हुए नजर आए। जैसे कि सुलह सीट पर कांग्रेस का बागी जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन बात अगर मैं बिलासपुर की करूं, जो जेपी नड्डा का क्षेत्र, अपना क्षेत्र, और बिलासपुर सीट जो जेपी नड्डा की सीट रही है, वहां से भी बीजेपी के जो है बागी वहां से खड़े हुए नजर आए, टक्कर देते हुए नजर आए। तो बगावत के सुर सभी जगह पर सुनाई दिए गए। हालांकि कांग्रेस देखिए काफी हद तक जो बागी नेता थे उनको बिठाने में कामयाब रही, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सीटें थी जहां से कांग्रेस के बागी खड़े हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी के सबसे ज्यादा बागी मैदान में इस बार चुनाव में नजर आए, जो कहीं ना कहीं देखिए जाहिर तौर पर जब वोट कटने की बारी आती है, तो जब बीजेपी के अपने बागी मैदान में खड़े हैं तो वोट जो कटेगी वो जाहिर तौर पर बीजेपी का वोटर ही वहां पर जो है कटता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि बीजेपी को चुनौती देते हुए सभी नजर आए। बेशक एंड टाइम तक जेपी नड्डा ये कहते हुए नजर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभी को मना लिया गया है। हालांकि मनाने के लिए देखिए समझाइश के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए, समझाने की कोशिश की गई, डराया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद देखिए जरूर आंखें बागी दिखाते हुए नजर आए। बिल्कुल। और आलोक, आपकी अगर बात की जाए तो आप भी काफी दिन हिमाचल में रहे, हिमाचल के कई क्षेत्रों में रहे, कौन कौन से क्षेत्र थे, क्या कुछ नजर आया हिमाचल में? जनता का मिजाज क्या कह रहा था? नेता तो नारे लगा रहे थे रिवाज बदलने के, राज बदलने के, जनता की तरफ से क्या लगा? परंपरा निभाई जाने वाली बात लगी, या कुछ चौंकाने वाला फैसला हो सकता है? देखिए नासिर, हिमाचल की जो अब तक की जो तस्वीर रही है वो
केवल बदलाव की तस्वीर रही है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। ऐसा ये नहीं कोई इस बार ही हुआ हो, या इससे पहले कई दशकों से ऐसा वहां पर एक परंपरा चली आ रही है। अगर इस बार की अगर बात करें तो इस बार भी लोगों में ये चर्चा रही। हालांकि वो अलग बात है कि भाजपा खुद कह रही थी कि इस बार फिर से भाजपा आ रही है, वहीं कांग्रेस कह रही थी कि कांग्रेस आ रही है। लेकिन ये तो जनता ने तय करना है कि जनता किसे चुनती है। 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, लेकिन चर्चा पूरे चुनाव में मुद्दों के साथ चर्चा रही। जहां जहां हमें जाने का मौका मिला, हमें कांगड़ा की कई सीटों पे जाने का मौका मिला, वहां पे चर्चा यही थी कि जो महंगाई का जो मुद्दा जो जनता के बीच में जो बना हुआ था कि महंगाई बहुत हो गई है, जो अभी जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी प्रदीप, जो ओल्ड पेंशन को लेकर के वो भी जो जनता के बीच में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। वहीं बात करें तो स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात अगर है, कुछ बागवान की बात है, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लगातार जो लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि इस बार कांग्रेस आ रही है, ऐसा जैसे लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चल रहा था। लेकिन यहां पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार फिर से जिस उत्तराखंड की तर्ज पे हम फिर से इस बार आ रहे हैं। लेकिन बात यहां पर करें तो मुद्दों के साथ, अगर मुद्दों की बात करें तो ओल्ड पेंशन जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा रहा। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पुराने जो कर्मचारी जो रहे, उनकी पेंशन नीति जिस तरीके से 2003 में बंद हुई, उसके बाद अगर बात की जाए तो ये एक प्रभावित करने वाला मुद्दा होता है और ये चौंका सकता है। आने वाली 8 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी, जब पता चलेगा, तो ये बिल्कुल चौंकाने वाला निर्णय होगा। क्योंकि बीजेपी को भी इस बात पर कांग्रेस ने जो है वादा किया, अपनी रैलियों में वादा किया कि हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में इसको लागू करेंगे। कहीं ना कहीं ये एक आपको मैं कह सकता हूं बिल्कुल हैरान कर देने वाला रिजल्ट हो सकता है। ये आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीर बन सकती है। जी, अभी सभी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, सारी पार्टियां, दोनों पार्टियां, खासतौर से आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी, लेकिन चुनाव आते आते वो नजर आ गया था कि उनका बहुत ज्यादा वहां पर जोर रहा नहीं। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से पूरे आत्मविश्वास के साथ अभी भी कहा जा रहा है कि सरकार हमारी आ रही है। गुलशन ग्रोवर भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी। गुलशन, कई क्षेत्रों में रहे आप, कई जिलों में पहुंचे थे, अलग अलग जगहों पर। किस तरह से आपने हिमाचल की रणभूमि को देखा, हिमाचल के लोगों के मिजाज को भांपा? नासिर, बिल्कुल इस बार का हिमाचल का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि पहले हम देखते थे कि नासिर 2 चेहरों पर जो है हिमाचल में चुनाव लड़ा जाता था। राजा वीरभद्र सिंह जो कि कांग्रेस के एक बड़े चेहरे थे, और साथ में प्रेम कुमार धूमल जो बीजेपी के बड़े चेहरे थे। केवल 2 ही ऐसे चेहरे थे जिनके ऊपर हिमाचल की जनता वोट करती थी, और हिमाचल की जनता कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाती थी, ये 2 चेहरे होते थे। लेकिन इस बार बिल्कुल समीकरण अलग था, क्योंकि जयराम ठाकुर जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, भाजपा से वो बड़े नेता इस समय तौर पर वो जाने जाते हैं। क्योंकि प्रेम कुमार धूमल का भी इस बार टिकट कट गया था, तो नाराजगी भी थी लोगों में। इस तरह से कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा नहीं था, सभी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मान रहे थे। हालांकि अब लोगों के बीच की बात की जाए तो लोगों के बीच हमने जब जनता का मूड जाना और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम गए, अगर हम बात करें सोलन से, तो सोलन जिले में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं, जो कि सोलन, कसौली, अर्की, नालागढ़ और दून। इन 5 सीट की बात की जाए तो 5 सीटों पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला दिखा। सोलन की सीट की बात करें तो सोलन से धनीराम सांडिल्य हैं, जो कि कांग्रेस के 2 बार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, और हैट्रिक जो है इस बार लगाने की वो बात कर रहे थे। और साथ में अगर उनके सामने भाजपा के उम्मीदवार की बात करें तो डॉक्टर राजीव जो है सैजल उनके सामने थे। तो ऐसे में दामाद और ससुर की लड़ाई जो है यहाँ पर देखी गई, क्योंकि ससुर और दामाद दोनों जो है आपस में आमने सामने लड़ते हुए दिखाई दिए। इसी तरह अगर हम बात करें कसौली की, तो कसौली से भी लगातार भाजपा जो है अपना वहां पर परचम लहराती हुई आ रही है, और इस बार जो है 2 बार पहले भी हैट्रिक जो है वहां पर लग चुकी थी, लेकिन चौथी बार चुनाव जीतने की बात बीजेपी वहां कर रही थी। और विनोद सुल्तानपुरिया थे, वो कांग्रेस की तरफ से थे। इसी तरह नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ से लखविंदर सिंह राणा है, जो कि कांग्रेस को 1 महीने पहले ही छोड़कर वो बीजेपी में आए थे, और बीजेपी ने उनको टिकट थमा दिया था।
और जो केएल ठाकुर थे, जो 2017 में चुनाव बीजेपी से लड़े थे, उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। और ऐसे में बागी जो है, क्योंकि बागी इस बार कितना खेल बिगाड़ते हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि 8 दिसंबर है, अब 2 दिन ही शेष रह गए हैं। अब नतीजे जो है, जिस तरीके से हिमाचल की जनता और ये तमाम जो सरकारें ये कहती हुई नजर आ रही थी कि सरकारें जरूर कह रही थी कि रिवाज बदलेंगे, वही कांग्रेस कह रही थी कि रिवाज नहीं बदलेगा। अब वो रिवाज बदलता है नहीं क्या? जैसे हमारे सहयोगी नासिर सभी ने कहा कि वहाँ हिमाचल का एक रिवाज है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। इस बार वो टूटता है या नहीं टूटता? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमने यूपी में भी तोड़ा है, बीजेपी कह रही है हमने उत्तराखंड में भी तोड़ा है, बीजेपी कह रही है हमने मणिपुर में भी तोड़ा है। तो क्या अब हिमाचल में टूटता है या नहीं टूटता है, ये 8 दिसंबर को जरूर पता लग पाएगा। लेकिन नासिर, इस बार का जो चुनाव है वो दिलचस्प रहा। और सबसे बड़ी बात, मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में एक अहम मुद्दा जो है ओपीएस का, सभी सहयोगियों ने बताया रहा, वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिला। ओल्ड पेंशन स्कीम, जहां कांग्रेस ने कहा कि हम आते ही लागू करेंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम कमेटी गठित करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन जल्दी 8 दिसंबर को पता लगेगा। बिल्कुल, बाकी क्या होगा, फैसला क्या है जनता का 8 दिसंबर को ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत से इशारे चुनाव के दौरान और चुनाव के वक्त होते हैं। अनिल मोरबी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। अनिल, ओपीएस की बात बहुत उठी थी और आपकी भी कई नेताओं से बात हुई, शीर्ष नेतृत्व से ही बात हुई, तो ओपीएस को लेकर बीजेपी के नेता क्या उसको गंभीरता से ले रहे थे कि बहुत पैसा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें हैं, या उन्होंने इस मुद्दे को हल्के में लिया? चुनाव के दौरान क्या लगा और जनता के रुख से क्या नजर आया, और खासतौर से भाजपा के नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को क्या लगा आपको? देखिए नासिर, अगर ओपीएस की अगर बात करें, ओपीएस निसंदेह सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल चुनाव में रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, भुनाया गया, और कहीं ना कहीं इसका असर ये रहा, जो कर्मचारी वर्ग था अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, वो बड़े स्तर पर कांग्रेस का समर्थन करता दिखा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मजबूती रही है पूरे के पूरे चुनाव में, उसमें सबसे बड़ा रोल ओपीएस का रहा। कांग्रेस की तरफ से वायदा किया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली कलम से पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को लागू किया जाएगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। और बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, क्योंकि देखिए ओपीएस का जो फैसला था अकेले जयराम ठाकुर नहीं कर सकते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, वो फैसला भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और जब ओपीएस को खत्म किया गया था केंद्र में, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार होती थी केंद्र में, और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें उस वक्त वीरभद्र की सरकार होती थी हिमाचल प्रदेश में, और केंद्र का ये उस वक्त का फैसला था। और अगर मान लीजिए जयराम ठाकुर सोचते कि मुझे ओपीएस पे आगे बढ़ना है, ओपीएस को लागू करना है, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाती है। क्योंकि देखिए बीजेपी की जो भी फैसला करती है, बीजेपी को पूरे देश के हिसाब से करना पड़ता है, तमाम राज्यों के हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि देश की अगर बात करें तमाम राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी को एक ऐसा फैसला नहीं कर सकती, मान लीजिए ओपीएस को हिमाचल में तो लागू कर दे, हरियाणा में लागू ना करे, यूपी में लागू ना करे, उत्तराखंड में लागू ना करे, ऐसा कर नहीं सकती बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को जो फैसला करना है वो तमाम राज्यों को देखते हुए, देश को देखते हुए करना। तो ओपीएस के मुद्दे पर जो स्टेट लीडरशिप थी, स्टेट लीडरशिप को भी पता था कि ओपीएस को लेकर भले उनकी तरफ से कहा गया कि कमेटी बना दी गई है, कमेटी के हिसाब से जो न्यू ओपीएस पॉलिसी रहेगी वो लागू कर दी जाएगी, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग थे इस बात से सहमत नहीं हुआ, और कर्मचारी वर्ग को लगा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो उनको ओपीएस का तोहफा मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से राजस्थान का एग्जाम्पल दिया गया, कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया गया, और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री पूरे के पूरे हिमाचल चुनाव में दिखाई दिए। उन दोनों की तरफ से बार बार कहा गया कि जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओपीएस लागू हो सकता तो हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी ने भी ओपीएस का वायदा किया था, उनकी तरफ से पंजाब का एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले तो मैदान में दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता रहा तो आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान से बिल्कुल काफी दूर हो गई थी। जो मुख्य मुकाबला रहा बीजेपी और कांग्रेस में रहा, बीजेपी जहां ओपीएस पर कहीं ना कहीं डिफेंसिव मुद्रा में रही है और कांग्रेस उस मौके पर आक्रामक मुद्रा में रही है। कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल दिए, ये कहा कि अगर कांग्रेस राज में आती है तो पहली कलम से पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को लागू किया जाएगा। तो इसी को लेकर जो कर्मचारी वर्ग था कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं मौके पर हमने देखा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ कर्मचारी नेताओं की शिकायत चुनाव आयोग को भी की गई, और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो कर्मचारी नेता है, कर्मचारी नेता खुलकर कांग्रेस को समर्थन
समर्थन दे रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे चुनावी मैदान है, और ऐसा करना सरासर गलत है। क्योंकि बीजेपी को पता था कि जो कर्मचारी फिलहाल कांग्रेस के साथ जाते दिख रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कोशिशें तमाम की गई कि कर्मचारी वर्ग बीजेपी के साथ न जाए, लेकिन ओपीएस कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की तरफ से इस मुद्दे को ज्यादा उठाया गया। प्रदीप, एक बात और चलती है कि कांगड़ा जिला फैसला करता है कि किसकी सरकार होगी, और पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो पूरे क्षेत्र की बात की जाए कांगड़ा की तो 18 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, और जिले के हिसाब से बात की जाए तो 15 सीटें हैं और 11 पर बीजेपी का कब्जा था। ये फैक्टर क्या है हिमाचल में? शिमला फैक्टर, मंडी फैक्टर, कांगड़ा फैक्टर, इस पर एक आपकी राय। बिल्कुल नासिर, देखिए जो ये 3 जिले हैं ये सबसे ज्यादा सीटों वाले जिले हैं, और सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा जिला, जहां पर पूरे जिले में 15 सीटें हैं। और दूसरी तरफ मंडी, यहाँ पर 10 सीटें मंडी जिला में हैं, तो हम कह सकते हैं कि 15 और 10 को मिलाया जाए तो 25 सीटें बनती है, और 8 सीटें शिमला जिला में हैं। और शिमला जिला की बात करें तो यहाँ पर हमेशा कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा है। 8 सीटों में से ज्यादातर 6 सीटें जो है, कभी 7 सीटें, कभी 5 सीटें वो कांग्रेस के कब्जे में रही है। तो ये पूरा का पूरा जो शिमला जिला है ये कांग्रेस बहुल जिला के तौर पर जाना जाता है। मंडी जिला में जो आज तक अनुभव रहा है उसमें 50-50 रहता है। कई बार 5 सीटें कांग्रेस या 5 सीटें भाजपा की या इस तरह का रहता था, लेकिन जो पिछले 2017 के चुनाव हुए उसमें 10 की 10 सीटें भाजपा को मिली थी, और वहीं से मुख्यमंत्री भी जयराम ठाकुर बने। लेकिन जो कांगड़ा जिला है उसके बारे में यही चर्चा हमेशा रहती है कि ये हमेशा सत्ता के साथ चलता है। यानी ज्यादा सीटें जिस पार्टी को यहां से मिलती है, सत्ता उसके हाथ में आ जाती है। ये कांगड़ा को लेकर हमेशा इस बात को लेकर कहा जाता है। तो ये 3 जिले सबसे ज्यादा सीटों वाले जिले हैं, और सबका फोकस भी इन जिलों पर रहता है कि हमारे पास ज्यादा सीटें यहां पर आनी चाहिए। इस बार भी चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, पूरा जी जान वहां पर लगाई गई है कि हमारी सीटें ज्यादा आए। हालांकि मंडी में भी कांग्रेस ने खूब लड़ाई लड़ी है, मुख्यमंत्री का फैक्टर भी जोर यहां पर रहेगा, लेकिन फिर भी कितना असर यहां पर कांग्रेस पार्टी करती है ये भी देखने वाली बात होगी। और शिमला में भाजपा ने इस बार कोशिश की है कि यहां पर इस गढ़ को किसी तरह से भेदा जाए, उसमें कितना सफल होती है भाजपा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जिला हमेशा जो है कांग्रेस के साथ चलता रहा है, पहले से ही ज्यादा सीटें यहां पर कांग्रेस की ही आती रही है। इस बार की भी अगर बात करें तो भाजपा के पास यहां से केवल 2 सीटें हैं, चौपाल की और शिमला शहरी की। लेकिन अब इस बार कोशिश की गई है, एक्सपेरिमेंट भी हुआ कि शिमला शहरी से जो सुरेश भारद्वाज है, कैबिनेट मंत्री है, उनका हल्का बदल के कसुमटी किया गया और यहां से नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा गया। बाकी जगह भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हुई है, रामपुर की बात हुई है, वहां पर भी एक नया चेहरा देने की, युवा चेहरा देने की कोशिश की गई है। हालांकि ये जो वीरभद्र सिंह फैमिली है उनका गढ़ रहा है रामपुर रोहड़ू, यहाँ पर कभी भी जो है हम कह सकते हैं कि ज्यादातर बार अमूमन ये जो रामपुर है, रोहड़ू है, ये वीरभद्र फैमिली का ही पूरा गढ़ रहा है। और ऐसे में कोशिश जो है यहाँ पर कांग्रेस भाजपा ने, जहां उनको लगता है कि हम कमजोर हैं, वहां पर उस गढ़ को भेदने की कोशिश की गई। हालांकि मंडी जिला की बात करें, हमने जब उपचुनाव देखे, लोकसभा का उपचुनाव देखा, उस वक्त भी वहां पर बाकी बेशक यहां से भाजपा चुनाव हार गई थी, लोकसभा का चुनाव जो उपचुनाव हुआ था, लेकिन फिर भी यहां पर परफॉर्मेंस मंडी जिला में खास तौर पर बात करें तो यहां पर भाजपा ने अच्छा परफॉर्म किया था। एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर जो है वहां पर बढ़त हासिल की थी। तो इस बार भी भाजपा को उम्मीद है कि मंडी हमारे साथ चलेगा, लेकिन कांगड़ा पर देखना होगा कि कांगड़ा किसके साथ चलता है। जी प्रदीप, और एक और बात थी अवंतिका इस चुनाव में कि कांग्रेस की तरफ से कोई सीएम का चेहरा तो नहीं था, बीजेपी की तरफ से जयराम ठाकुर थे, कांग्रेस की तरफ से नहीं था। तो ये भी एक फैक्टर यहां पर नजर आया कि जो कई चेहरे थे, बड़े नेता थे, कई लोगों के नाम आगे चलते रहे, कई क्षेत्रों में तो ये आवाजें भी आई जब विधानसभा में पहुंचे कि आपके ही यहां से सीएम हो सकता है। तो कांग्रेस के लिए ये चीज फायदेमंद रही या कांग्रेस के लिए ये चीज ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाली रही? देखिए, मेरे को लगता है नासिर कि कांग्रेस के खुद के लिए ये चीज़ बहुत फायदेमंद रही है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कि खुद को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की रेस में है, जिसमें कि मुकेश अग्निहोत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं, ऐसे कई चेहरे हैं, रामलाल ठाकुर हैं, जो कि खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करते हुए भी नजर आए। कहीं ना कहीं उनके समर्थक जब भी वो जाते थे, जनसभा करते थे, तो मुख्यमंत्री के नारे वहां पर लगते थे कि मुख्यमंत्री कैसा हो हिमाचल प्रदेश का, तो वो नारे भी लगते हुए
हुए नजर आते थे। तो पार्टी ने जो एक अच्छा फैसला लिया, मुझे लगता है कांग्रेस में के भीतर, क्योंकि गुटबाजी ये भर भर के देखी जाती है, लेकिन इस बार कोई चेहरा प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से सबने अपने अपने लेवल पर खुद के लिए पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। उसके बाद में ये शुरुआत से कांग्रेस की ओर से बात कही गई कि जब हम जीतेंगे तो उसके बाद में मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो है फैसला करेंगे। तो हमने देखा कि जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद दिल्ली में लाइन लगती हुई नजर आई और जो आलाकमान है उनसे मुलाकात का दौर शुरू हो गया और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि कौन कौन मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा लेकर आगे चल रहा था। लेकिन ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात रही। अगर पार्टी कोई सीएम फेस घोषित कर देती तो जाहिर तौर पर जो बाकी सभी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी पार्टी से नाराज होते, उनके समर्थक नाराज होते और एक नुकसान पार्टी को काफी हद तक जो है इससे होने वाला था। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज है। देखिए, अक्सर ये देखा जाता था जब भी चुनाव होते हैं और अभी तक भी, हालांकि अभी बीजेपी की सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है और वहां पर एक सीएम है और उस फेस पर वो चुनाव लड़ लेती है आगे का, लेकिन हमने ये शुरुआत से देखा बीजेपी की रणनीति रही है कि बीजेपी बिना चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ती थी और उसके बाद में सरप्राइज करती थी कि देखो मुख्यमंत्री अब कौन होगा। ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस अपनाती हुई नजर आई। आलोक, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो चेहरे चर्चाओं में हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो, अगर आती है तो जो चर्चाओं में है उनमें से, या फिर कोई चौंकाने वाला भी फैसला कांग्रेस कर सकती है अगर पेचीदगियां ज्यादा बढ़ती हैं? किस तरह की कांग्रेस को किसी नेता का चुनाव करने में मुख्यमंत्री के रूप में अगर सरकार आती है तो दिक्कतें हो सकती हैं? आप बिल्कुल नासिर, इसमें बिल्कुल हैरान करने वाला फैसला भी आ सकता है। हालांकि अभी जिन उम्मीदवारों के नाम की चर्चाएं चल रही है, जैसा अभी मेरी सहयोगी अवंतिका ने बताया कि जो लोग थे, सुखविंदर सुक्खू थे, अग्निहोत्री थे, वो तमाम लोग, कांग्रेस ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि सीएम फेस ना घोषित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो मन लगाकर काम करें, नेता भी इस ये भ्रम उनको बना रहे कि आपकी भी लॉटरी खुल सकती है। ऐसे में सब लोग लगे रहे और सबने जी तोड़ मेहनत की और सब अपनी पार्टी के लिए काम भी कर रहे थे। अब भी चर्चा है, नेता तमाम जो अभी कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, चुनाव के बाद फीडबैक भी ले रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अपना नंबर आएगा। कई इंटरव्यू भी आए हैं, उनमें भी नेता ऐसे कहते हुए नजर आए। लेकिन हैरान करने वाली बात है, जहां विरोध अगर पार्टी में बढ़ा किसी एक नेता के नाम पर, जो चर्चा में जो नेता चल रहे हैं इस समय जो कांग्रेस में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो प्रचार कमेटी के चेयरमैन हो, जो भी, या कोई दूसरे जो एक सीट से जो एमपी हैं, वो उनका भी काफी प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हुआ, किसी के नाम पे कोई आपत्ति हुई, तो निश्चित रूप से कांग्रेस किसी तीसरे अन्य उम्मीदवार को सामने ला करके सबको चौंका भी सकती है, क्योंकि ऐसा प्रयोग दूसरे दल भी अक्सर करते रहे। हरियाणा में भी इस तरह का एक प्रयोग हुआ था। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता अपने आपको सीएम के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकदम सबको चौंका दिया और मनोहर लाल को सामने सीएम फेस के रूप में डिक्लेयर करके उनको शपथ दिलाई। ऐसा कहीं ना कहीं कांग्रेस कर सकती है। हालांकि ये तो अभी देखने वाली बात होगी, विधायक कितने आते हैं, कितना जोड़ तोड़ करना पड़ता है, कितना उनको समर्थन मिलता है, कितने विधायक मिलते हैं। 68 विधानसभा सीटें हिमाचल में हैं, जिनमें से 35 लोगों का जीतना बहुत जरूरी है और 35 जो जीत जाएंगे वो सरकार बनाएंगे। आलोक, और अब एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। अलग अलग एजेंसीज और अलग अलग चैनल्स के जो आंकड़े हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आर भारत की तरफ से जो सर्वे कराया गया उसमें कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। पी मार्क और आर भारत ने जो सर्वे कराया तो बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 1, अदर के हिस्से में 1 से 4 सीटें आ सकती हैं। यह आर भारत का और पी मार्क का सर्वे है। जो अलग अलग चैनल्स के सर्वे थे एग्जिट पोल के लिहाज से, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है? आर भारत और पी मार्क का एग्जिट पोल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखा रहा है। 34 से 39 सीटें, कांग्रेस 28 से 33 सीटें, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 1 सीट आ सकती है या नहीं भी आ सकती, और 1 से 4 सीटें अदर के हिस्से में आ सकती हैं। अनिल, आप इस पर और एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, इस पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि दर्पण एजेंसी का क्या सर्वे रहा, सी वोटर का क्या सर्वे रहा, चाणक्य का क्या सर्वे रहा। तो आर भारत के लिहाज से बीजेपी को बढ़त मिली है, बीजेपी को बढ़त मिली है आर भारत के लिहाज से। अनिल,
नासिर बात करें, बीजेपी के लिए सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? क्योंकि अगर हिमाचल के इतिहास की बात करें, मेरे साथी हैं आलोक, वो भी बता रहे थे कि हिमाचल का इतिहास रहा है, हमेशा बदलती रही है सरकारें वहाँ पर। इस बार पूरा का पूरा जो चुनाव था, हमेशा जब जब चुनाव होते हैं सरकार बदलती है, एक बिल्कुल स्पष्ट लहर दिखती है पार्टी की कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, इस बार बीजेपी की लहर है, इस बार बीजेपी की सरकार है तो अगली बार कांग्रेस की लहर होती थी, वो लहर साफ तौर पर देखी जाती थी। बीजेपी के लिए सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर यही रहा है पूरे के पूरे चुनाव में, भले ही बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस थोड़ा मजबूत दिखी हो कई बार, लेकिन पूरे के पूरे चुनाव में कांग्रेस भले ही मजबूत दिखी हो, लेकिन कांग्रेस की कहीं भी तकड़ी लहर नहीं दिख रही थी, कांग्रेस की क्लियर लहर नहीं थी सरकार को लेकर, उतनी जो एंटी इनकम्बेंसी की कोई लहर होती है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था बीजेपी के खिलाफ। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी, जो हिमाचल के मतदाता है, आपने भी कई चुनाव कवर किए हैं, हिमाचल का जो मतदाता है बिल्कुल साइलेंट मतदाता नजर आए। हम पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमे, कई जिले हमने वहां पर कवर किए, दर्जनों विधानसभा हमने कवर की, हिमाचल की जितनी भी जनता से हमने बातचीत की है, लोग बिल्कुल साइलेंट वहां पर थे। ठीक है, सरकार को लेकर उनमें नाराजगी थी, ओपीएस को लेकर सरकार को विरोध था, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे थे, लेकिन जो मतदाता था बिल्कुल साइलेंट था। और जो साइलेंट जब मतदाता होता है, ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष कहता है कि जो साइलेंट मतदाता होता है वो सरकार के खिलाफ होता है, वो हमारे पक्ष का होता है, लेकिन जो साइलेंट मतदाता होता है, साइलेंट मतदाता जब चोट पहुंचाता है, वो दोनों साइड चोट पहुंचा सकता है, वो सत्ता पक्ष को भी चोट पहुंचा सकता है, वो विपक्ष को भी चोट पहुंचा सकता है। जो साइलेंट मतदाता था, और कहीं ना कहीं हिमाचल का जो भी चुनाव परिणाम 8 तारीख को आएगा, जो साइलेंट मतदाता था वो कहीं ना कहीं किसी भी तरफ जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लहर कांग्रेस की बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, कुछ मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, कई मुद्दे कांग्रेस के फेवर के थे, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो पिच थी वो कांग्रेस के हिसाब से अच्छी पिच थी, लेकिन लहर कांग्रेस की वहां पर नहीं थी। अब देखना ही होगा कि 8 तारीख को जो जब ईवीएम खुलेगी, मतदाता पेटियां खुलेगी, जो रिजल्ट आएगा, आंकड़े आएंगे, किसके फेवर में आएंगे, लेकिन जो पूरा का पूरा जो रिजल्ट आएगा, जो ठीक है, कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम राज बदलेंगे, बीजेपी कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे, दावे दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज जो एग्जिट पोल आ गया, एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की जो तमाम लीडरशिप है, उनकी जो धड़कनें हैं वो बढ़नी लाजमी है, बढ़नी शुरू हो चुकी हैं धड़कनें। कहीं किसी सर्वे से किसी को राहत मिलेगी, किसी सर्वे से किसी को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार सबकी बन रही है, ये दावे होते रहेंगे। प्रदीप, आर भारत पी मार्क के सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कड़ी टक्कर थी हिमाचल में, कड़ी टक्कर थी। बिल्कुल नासिर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कड़ी टक्कर नहीं थी, क्योंकि काफी जो ऐसी सीटें थी जहां पर हम कह सकते हैं कि आमने सामने की टक्कर थी। कई सीटों पर मल्टी कॉर्नर जो है वो टक्कर थी, यानी 4 कैंडिडेट भी बराबर के थे, और कई जगह 3 जो है हम कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला था, 3 उम्मीदवार बराबर की टक्कर के थे। तो ऐसे में अभी जो अब एग्जिट पोल जिस तरह से आने शुरू हुए हैं, बेशक इस एग्जिट पोल में भाजपा को यहां पर बढ़त दी गई है, कांग्रेस को जिस तरह से कहा गया है कि फिलहाल सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं है, यानी 34 सीटें मैक्सिमम दी गई हैं, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कितना कन्वर्ट होता है ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से हिमाचल में ये मुकाबला हुआ है, कांग्रेस भाजपा ने पूरी कोशिश की, भाजपा ने तमाम बड़े नेताओं को यहां पर उतारा चुनाव मैदान में, प्रधानमंत्री कई जगह रैलियां कर गए, अमित शाह ने रैलियां की, जेपी नड्डा ने रोड शो किए, गली गली में यहां पर जो है भाजपा के बड़े नेता यहां पर घूमते हुए नजर आए। तो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जो है जरूर हुई, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश जरूर हुई कि हम पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सीरियसली चुनाव लड़ रहे हैं, ये यहां पर मैसेज देने की भाजपा की तरफ से कोशिश हुई है। लेकिन कांग्रेस भी हम कह सकते हैं कि हिमाचल को एक तरह से एक ऐसे चुनाव क्षेत्र के तौर पर लिया गया कांग्रेस की तरफ से जहां उन्हें लगा कि यहीं से अब संजीवनी मिलने वाली है कांग्रेस को, तो उन्होंने पूरा मुकाबला यहां पर किया है। और उसमें बड़े नेता बेशक राहुल गांधी नहीं आए, लेकिन प्रियंका गांधी ने पूरी कमान संभाली, बाकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां डटे रहे, लगातार यहां की रणनीति जो है उसके हिसाब से काम करते रहे और लोगों के बीच यहां पर जाते रहे। और बड़ी बात जो कांग्रेस पार्टी ने यहां की है इस बार की गारंटी दी, यानी 10 जो गारंटी दी, कोशिश ये की गई कि लोगों को ये गारंटियां रट जाएं, उनको याद हो जाएं और उसी के यहां पर कांग्रेस की सत्ता यहां पर जो है वापिस लाए। तो ये जी प्रदीप, मैं आता हूं आपके पास। अवंतिका, आपको क्या लगता है? अभी कुछ आंकड़े ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस को भी हल्की बढ़त मिलती हुई दिखाई दी जा रही है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं आज तक के, अगर हम बात करें आज तक और दर्पण के सर्वे की। जी
तो उसमें हल्की बढ़त कांग्रेस को दिखा रहे हो। बिल्कुल, देखिए नासिर, शुरुआत से ही जो एक बात हम कह भी रहे हैं कि बहुत ही कड़ा मुकाबला और कांटे का मुकाबला रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस बार ऐसा क्लीन स्वीप हम कहें कोई भी पार्टी करती हुई नजर आई है तो वैसी तस्वीर शुरुआत से नहीं बन रही थी। जब हम यहाँ से देख रहे थे हिमाचल को तो लग रहा था कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग प्रदेश में है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार रैली कर रहे थे, दौरा कर रहे थे हिमाचल प्रदेश का। केंद्रीय मंत्री कई ऐसे थे जो लग रहा था कि डेरा डालकर अब हिमाचल प्रदेश में बैठ गए हैं। पूरा फोकस बीजेपी का था हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस के बेशक कोई उतनी राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरे नहीं पहुंचे, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी बेशक पहुंची, अंत की तरफ पहुंची और कुछ एक रैलियां उनकी ओर से की गई। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बेशक वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जब हम एक्चुअल में जब हम हिमाचल में गए और ग्राउंड पर हमने देखा तो कांग्रेस अंडरकरंट काफी स्ट्रांग पार्टी थी। बीजेपी ने एक लहर बनाई, बीजेपी ने चेहरे ऐसे प्रेजेंट किए सामने, यानी कि वहां पर बात यह नहीं हो रही थी कि आप इस सीट पर इस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। बात यह थी कि आप डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री को मजबूत कर रहे हैं। जेपी नड्डा का चेहरा वहां पर सामने था, अनुराग ठाकुर का चेहरा था, प्रधानमंत्री का चेहरा था। तो इन चेहरों को प्रेजेंट बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया। लेकिन कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, बीजेपी जो चुनाव लड़ी, बीजेपी एक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ी, कांग्रेस एक संगठित पार्टी नहीं बल्कि हर एक गुट का जो नेता था वो खुद को और अपने खेमे को मजबूत करता हुआ नजर आया। तो कई गुटों में पार्टी चुनाव लड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आई और इसीलिए शायद इस बार कांग्रेस पार्टी, बेशक गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रांग तौर पर बीजेपी को टक्कर देती हुई प्रदेश में नजर आई है। और इसीलिए कांटे का मुकाबला है, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी किसी भी पार्टी को आएगी, ऐसा कुछ एक एग्जिट पोल दिखा सकते हैं, लेकिन फंसा हुआ मामला जरूर नजर आएगा। कि नहीं लगता कि बहुमत की सरकार किसी की बनने जा रही है, फैसला फिर निर्दलीय और जो अदर हैं वो ही करेंगे। हो सकता है नासिर, देखिए क्लियर मेजॉरिटी किसके हक में जाएगी ये हालांकि 8 तारीख को स्पष्ट होगा, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी मिलना काफी मुश्किल लग रहा है प्रदेश में। आलोक, अभी बहुत करीब करीब का मामला दिखाया जा रहा है, बहुत करीब करीब का। अब बिल्कुल नासिर, ये जो अभी आंकड़े आ रहे हैं ये कोई अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन एक जनता के बीच से बातचीत करके उनका रुझान जान करके है। अभी कुछ चैनल्स कांग्रेस की सीटें ज्यादा दिखाएंगे, कुछ भाजपा की ज्यादा दिखाएंगे, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को, अवंतिका ने भी कहा, स्पष्ट बहुमत ऐसा दिखना। पिछली बार भी यहाँ की अगर बात करें तो निर्दलीय 2 थे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 1 विधायक था, और कांग्रेस की अगर बात करें तो 21 थे और बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के थे वो 44 थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसी स्थिति फंसी हुई है, जैसा इन्होंने बताया कि कोई इस तरह का नहीं कोई स्पष्ट बहुमत मिल जाए, लेकिन बहुत सी सीटें नासिर ऐसी हैं जिनमें हार का मार्जिन बहुत कम रहेगा। 100 से 500 के बीच में बहुत सी सीटें ऐसी हिमाचल में, बहुत छोटी छोटी वहां कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हमने उसको किया सुलह को, जहां पर सबसे बड़ी 1,07,000 मतदाता वहां पर थे, वो सबसे बड़ी थी। बाकी सब कोई 70,000, कोई 80,000। तो ऐसे में अभी देखने वाली बात ये होगी कि जो निर्दलीय जो आएंगे वो भी बहुत से, अभी बात हुई कि बीजेपी के जो बागी थे, हो सकता है अगर वो बागी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जीत करके आ जाते हैं, हो सकता है पार्टी में वापसी भी कर ले, पार्टी उन्हें बुला भी ले, सरकार बन भी जाए। लेकिन किसी का मनमुटाव अगर ज्यादा हुआ है तो वो ना भी जाए और वो कांग्रेस की तरफ से भी आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं कांग्रेस की तरफ से बागी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी कई सीटों पे बागी, जैसे सुले की अगर बात करें तो सुले में जगजीवन पाल, एक वहां की कांग्रेस में एक बहुत बड़ा नाम, जगजीवन पाल, वहां पे जो कांग्रेस के लिए जाने जाते हैं, केवल जगजीवन पाल का मतलब कांग्रेस, वो खुद कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह जगदीश सिपैया को टिकट दिया। और वो वहां से बिल्कुल मुकाबले में है। वहां बीजेपी से बात करें तो बीजेपी ने अपने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा के स्पीकर है उनको मैदान में उतारा, तो उनका मुकाबला बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है। अगर वो बीजेपी को सीट जाती है। अनिल, आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों से बगावत की थी, निर्दलीय के रूप में चुनाव के मैदान में उतरे थे, और अगर उनकी भूमिका रहती है सरकार बनाने में, तो क्या उनका झुकाव अपनी उन पार्टियों के लिए रहेगा जिनसे वो आए थे, या वो नाराजगी बरकरार रहेगी? क्या लगता है किस तरह के समीकरण बनते हैं जब इस तरह की स्थितियां होती हैं? तो देखिए नासिर, अगर पूरे के पूरे हिमाचल चुनाव की बात करें, जब हिमाचल चुनाव शुरू हुआ था
तब लग रहा था कि बीजेपी काफी मजबूत है। बीजेपी को लेकर जो देश भर में जो मूड सा चल रहा है बीजेपी को लेकर, उस हिसाब से लग रहा था कि बीजेपी यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन जैसे टिकटें बटी, बीजेपी में ज्यादा बगावत हुई, बगावत कांग्रेस में हुई, लेकिन कांग्रेस की बगावत बीजेपी के मुकाबले काफी कम थी। बीजेपी में जो बगावत हुई, वीडियो वायरल भी हुआ, आपने खुद सुनते कि किस तरीके के वीडियो वायरल हुए थे। उस बीजेपी की बगावत ने बीजेपी का जो चुनाव बिल्कुल उठा हुआ था, चुनाव को एकदम से बैठा दिया और कांग्रेस के पास मुद्दे अच्छे आ गए, कांग्रेस का चुनाव उठने लगा वहां पर। लेकिन बीजेपी लास्ट तक डटी रही, वो इसलिए कि बीजेपी की जो तमाम बड़ी लीडरशिप थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री, तमाम। मैं अनिल एक चीज और मैं बस, जी न्यूज और दर्पण का सर्वे भी आया है जिसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। जी न्यूज और दर्पण के सर्वे में बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी को 0 से 3, यानी एक भी नहीं आएगी या 3 भी आ सकती हैं। जी न्यूज और दर्पण के सर्वे में भी बीजेपी को ही बढ़त दिखाई गई है। एक अहम खबर हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल को लेकर, कांग्रेस को जी न्यूज के सर्वे में 20 से 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य को 1 से 5 सीटें, 1 या 5 सीटें आ सकती हैं। अनिल, संक्षेप में एक छोटी सी टिप्पणी इस पर। देखिए नासिर, मैं आपको यही बता रहा था कि बीजेपी लास्ट तक मैदान में डटी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी की तमाम बड़ी लीडरशिप, मुख्यमंत्री लास्ट तक डटे रहे। और बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया, मान लीजिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 दर्जन से ज्यादा हलकों में गए, गृह मंत्री 1 दर्जन से ज्यादा हलकों में गए। बीजेपी की इसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति नासिर ये थी, क्योंकि जो हिमाचल का जो चुनाव परिणाम, जब चुनाव परिणाम आएगा, 10 से 15 सीटें ऐसी रहने वाली है जहां पर जो मार्जिन है जीत हार का, वो 1000 से लेकर 2000 तक का मार्जिन रहेगा, यानी बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रहेगा। और बीजेपी की इसके पीछे ये स्ट्रेटजी थी कि मान लीजिए अगर 15 सीटों पर मार्जिन 2000 के आसपास रहता है, 2000 से कम रहता है, तो बीजेपी ने जितने बड़े नेताओं को उन हलकों में उतारा। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ ने 15 सीटों पे पूरी की पूरी जनसभाएं की, तो बीजेपी की रणनीति थी कि बड़े नेताओं के नाम से अगर 1000, 2000, 3000 वोट डाइवर्ट होते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। और जो ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल भी वही बता रहे हैं कि बीजेपी में इतनी बड़ी भीतरघात हुई, भीतरघात के बाद बीजेपी का चुनाव बिल्कुल डाउन चला गया था। लेकिन बीजेपी ने स्टार नेताओं को उतार कर रखा, गृह मंत्री ने कई दिन वहां पर लगा, योगी आदित्यनाथ ने कई दिन लगाया। तो बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति ये थी कि जो 15 सीटों पर जो मार्जिन है 2000 के आसपास रहने वाला है, और जो बड़े नेता वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, अगर बड़े नेताओं को जाने से एक हल्के में 2-2.5 हजार मतदाता प्रभावित होते हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट देते हैं, तो बीजेपी सीट को निकालेगी। और जो ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल भी ठीक वही बता रहे कि जो बीजेपी की जो चुनाव प्रचार की रणनीति थी, उस चुनाव प्रचार की रणनीति की वजह से बीजेपी अभी तक चुनावी मुकाबले में लग रही है। और अभी तक जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले थोड़ी सी कंफर्टेबल नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे बड़े थे और हल्का वाइज अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार और अभी अलग अलग सर्वेज हैं, सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं, सबके अपने अपने सर्वे होते हैं। प्रदीप, एक और बात थी, आपने 2 चुनाव देखे, हिमाचल का देखा, उसका क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हरियाणा में और पंजाब में जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो बहुत चौंकाने वाले फैसले जनता ने किए। कई बड़े बड़े चेहरे चुनाव हारे थे। हिमाचल प्रदेश में क्या लगता है आपको कि इस तरह के भी कुछ झटके बड़े चेहरों को, बड़े नामों को मिल सकते हैं? बिल्कुल नासिर, देखिए अगर हिमाचल के विधानसभा चुनावों की बात करें, चाहे पहले से ही चुनावों की बात करें जो पूर्व में भी हो चुके हैं, तो उसमें भी देखा गया है कि बड़े चेहरे चुनाव हारे हैं। 2017 का ही हम जिक्र करते हैं तो बहुत बड़े बड़े चेहरे, जिसमें खुद मुख्यमंत्री के चेहरा थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, वो चुनाव हारे। और उनके साथ साथ सतपाल सत्ती जो अध्यक्ष रहे हैं उस वक्त पार्टी के, वो भी चुनाव हारे। रविंदर रवि बड़े नेता, वो चुनाव हारे। तो ऐसे में अमूमन देखा गया है कि पहले भी इस तरह के चुनाव हारे जाते रहे हैं, और इस बार भी जहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट है, यानी 3 से ज्यादा कैंडिडेट है, वहां पर बड़े चेहरों को दिक्कतें आ सकती हैं। और जब भी सत्ताधारी दल होता है उनके खिलाफ कई बार एंटी इनकमेंसी का भी एक फैक्टर रहता है, उसमें भी चुनाव हार जाते हैं। लेकिन कई सीटें हिमाचल प्रदेश में ऐसी भी रही है आज तक भी, जहां पर कई उम्मीदवार जो है वो हमेशा विपक्ष में ही बैठे हैं। जब भी उनकी पार्टी सत्ता में होती है तो वो विपक्ष में होते हैं। बहुत सारी सीटें इस तरह की प्रदेश में रही है।
तो इस बार भी ये तमाम चीजें देखने को मिलेगी और चौंकाने वाले रिजल्ट हम कह सकते हैं कि आ सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि चाहे वो कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, हालांकि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में कैंपेन को उठाया था, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हुए और अभी भी जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें 0 से 1 सीट या 3 सीट तक उनको दी जा रही है। और हमारा भी मानना है कि बहुत कम जो है ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर आम आदमी पार्टी खाता खोल सकती है। कुछ एक सीटें हैं जहां पर मुकाबला दे रही है, जैसे फतेहपुर कांगड़ा में, फतेहपुर में राजेश साथ जो है मुकाबला वहां पर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई है और सीधा मुकाबला कांग्रेस भाजपा और उसके साथ साथ जहां पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं वो यहां पर सीधी फाइट दे रहे हैं। ठियोग में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट भी बिल्कुल सामने टक्कर दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर होगा कि अब जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में कितना कन्वर्ट हो पाता है। लेकिन जो कैंपेन इस बार रहा, अगर भाजपा की बात करें तो हिम्मत नहीं हारी गई, अंत तक जो है चुनाव मैदान में डटी रही और जो रिवाज हिमाचल में रहा है कि 5 साल बाद सत्ता बदलती ही है, चाहे वो पूर्व के भी अनुभव रहे हैं। भाजपा भी जब विपक्ष में होती थी तो इस बात को जोर शोर से उठाती थी कि यहाँ तो 5 साल बाद सत्ता बदलती है, अब हमारी बारी आ रही है। कांग्रेस ने भी इस बार वैसा ही किया कि 5 साल बाद सत्ता बदलती है, अब हमारी सत्ता यहाँ पर आ रही है। तो ये एक दूसरे के प्रति जो है जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया जाता रहा है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो ऐसा ही मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 का भी सर्वे, प्रदीप, न्यूज 18 का भी सर्वे आया है और न्यूज 18 हिमाचल में बीजेपी को अपने सर्वे में 36 सीटों पर दिखा रहा है और कांग्रेस को 30 सीटों पर। उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है डिजिट कि बीजेपी को 36 उनके सर्वे के हिसाब से मिलती नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 30 और अन्य को 2 और आम आदमी पार्टी को 0। यानी इनके सर्वे में बहुमत नहीं मिल रहा है, बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। हाँ, सीधा सीधा। प्रदीप, संक्षेप में एक टिप्पणी। बिल्कुल, देखिए जो भी एग्जिट पोल अभी आ रहे हैं उसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा को ही यहाँ पर जो है बहुमत की तरफ आगे बताया जा रहा है। और जहां तक बात 36 सीटों की है हिमाचल में, क्योंकि 68 विधायकों वाली विधानसभा है और उसमें सरकार चलाने के लिए आपको 35 सीटें चाहिए, यानी आपको फ्लोर में बैठने के लिए 35 सीटें चाहिए। लेकिन एक सीट जो हम कह सकते हैं कि वो स्पीकर के लिए चाहिए होती है, क्योंकि वो न्यूट्रल भूमिका में रहते हैं। तो 36 सीटें कम से कम आपको लानी ही पड़ेगी अगर आपने पूरी सरकार चलानी है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि जिस तरह से एज पर जो है यहाँ पर भाजपा को लगातार दिखाया जा रहा है और उसके साथ साथ कांग्रेस जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बहुमत के करीब करीब पहुंचने की यहाँ पर इसमें कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो इसमें दोनों को सफलता कितनी मिलती है, क्योंकि एक चीज जो हिमाचल में अभी हम कह सकते हैं कि इन एग्जिट पोल में जी आलोक, मैं आता हूं क्योंकि वक्त की भी कमी है, मेरे पास थोड़ा सा वक्त है। आलोक, अभी इन सर्वे के हिसाब से यह है कि जिसको ज्यादा नजर आ रही है सरकार बनने वो खुश हो सकते हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं बदलेंगे वो उसको लेकर खुश हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल जैसे हैं वैसे भी नजर आए उसके आसपास भी, और कई बार बिल्कुल बदल भी गए हैं आंकड़े जब फाइनल रिजल्ट आता है। तो हाँ बिल्कुल नासिर, ऐसा हो सकता है और ऐसा कई बार हुआ भी है। अतीत में देखें तो कई बार ऐसा हुआ है जो आंकड़े आए उनसे बिल्कुल उलट के जो उसका परिणाम आया है। तो ऐसा अभी जो 35 से 40 सीटें जो बीजेपी की दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये जो 35 सीटों का जो है 68 सीटें हैं, जो 35 सीटों में 2, 4, 5 सीटें बिल्कुल प्रभावित कर सकती है। अगर 5 सीटें कुछ निर्दलीय जरूर उनके साथ मिलकर के सरकार को जिधर चाहे उधर, चाहे वो बीजेपी भी इस बात पर वो बिल्कुल आमादा रहेगी, कांग्रेस भी तैयारी के साथ रहेगी कि निर्दलीय और अन्यों को अपने साथ जरूर जोड़े, क्योंकि इस समय जो रिवाज बदलने की और राज बदलने की बारी है। तो हो सकता है जो आंकड़े जो आ रहे हैं इनके अनुसार हो, लेकिन इस समय जो है वो निर्दलियों पे नजर बना के रखी जाएगी। अगर 30 का भी कोई आंकड़ा कोई पार्टी छूती है तो उसके अलावा अगर कोई निर्दलीय आते हैं तो उन्हें जोड़ करके सरकार बना ली जाएगी। लेकिन अभी जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं निश्चित रूप से वो लोग खुश हो सकते हैं, उनकी पार्टी खुश हो सकती है कि उनकी सरकार की दोबारा वापसी हो रही है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 8 तारीख को ही तय हो पाएगा कि किसको कितनी सीटें। सबने पूरा जोर लगाया, सबने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, सबने बड़े बड़े मुद्दों को उठाया, लेकिन यहां पर जो अन्य जो 2 से 5 तक की सीटें हैं वो सरकार बनाने में साबित होंगे। ऐसा अकेली किसी पार्टी को बहुमत अभी नहीं, मेरी तरफ से।
अनिल, आपको क्या लगता है कि जब एग्जिट पोल कितने एग्जिट पोल में तब्दील हो जाते हैं, किस तरह के आपके हिसाब से आंकड़े रहते हैं? देखिए नासिर, आपका भी लंबा अनुभव है। जितने भी एग्जिट पोल आ रहे, किसी भी एग्जिट पोल ने 40-45 ऐसी सीट नहीं दिखाई, यानी बड़ी मेजोरिटी ना कांग्रेस को मिलने जा रही है ना बीजेपी को मिलने जा रही है। जिसकी भी सरकार बनेगी, जो पूरा जो आंकड़ा है 35-37 इस तरीके से सरकार बनेगी। और जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में थे, कांग्रेस में भीतर घात कम थी, सरकार के खिलाफ माहौल को भुनाने में कांग्रेस काफी हद तक कामयाब ही रही। लेकिन जो बीजेपी की पूरी जो स्ट्रेटजी थी, जो रणनीति थी, जो महिला मतदाताओं के वोट पड़े हैं, उन तमाम मुद्दों को अगर देखा जाए, भीतर घात होने के बावजूद बीजेपी लास्ट तक मुकाबले में बनी रही। और जो जैसा मैंने आपको बताया कि 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी रहेगी जहां पर जो जीत हार का मार्जिन है वो 2000 के आसपास या 2000 से नीचे रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसी उम्मीद के अनुरूप जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसी के अनुरूप ये आंकड़े आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें उम्मीद है कि हमारी सरकार बन सकती है। इसके अलावा जो निर्दलीयों ने खेल, ठीक है बीजेपी का ज़्यादा बिगाड़ा होगा, लेकिन कांग्रेस का भी गेम वहाँ पर बिगाड़ा गया। और 3 से 4 निर्दलीय जीतने की उम्मीद अभी तक बनी होगी। 3 से 4 निर्दलीय इस बार हिमाचल की विधानसभा में बैठेंगे। अवंतिका, और जो साइलेंस वोटर होता है, ये जो आंकड़े आते हैं, ये आते हैं कि जब किसी से पूछा जाता है, वोट डालकर आते हैं कि आपने किसको दिया, तो कोई डायरेक्ट बता देता है, कोई इशारा कर देता है, तो उससे समझा जाता है कि इनका वोट इनको गया होगा। तो इस तरह से सर्वे में, एग्जिट पोल में निकल कर आता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कह कुछ जाते हैं, कर कुछ जाते हैं। तो ऐसी चीजें चौंकाने वाले एग्जिट पोल में तब्दील होंगे। बिल्कुल नासिर, देखिए हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि अनिल ने भी जिक्र किया था इससे पहले, कि हिमाचल प्रदेश का जो वोटर है वो काफी हद तक साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर की जब बात होती है हिमाचल प्रदेश में, जो वोटर्स है वो खुलकर बात नहीं करते हैं, वो खुलकर अपने विचार नहीं रखते हैं। यानी कि उनका सीधा होता है कि जब हम वोट डालने जाएंगे तभी बताएंगे हम कहां पर किसकी तरफ डिसीजन जो है वो देने वाले हैं। तो साइलेंट वोटर जो है उनका अपना बहुत बड़ा खेल होता है। और अब जो नतीजे आएंगे, देखिए जाहिर तौर पर साइलेंट वोटर्स जो है उनका अपना खेल रहेगा। उनके वोट जो है वो कहीं ना कहीं ये तय करेंगे कि सरकार हिमाचल प्रदेश में किसकी बनने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवंतिका आपका, अनिल आपका बहुत शुक्रिया, आलोक आपका बहुत शुक्रिया और प्रदीप आपका बहुत शुक्रिया। और हम लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में मुकाबला अच्छा रहा, टक्कर का रहा। अब जनता का फैसला किसके हक में आएगा, यह फाइनल रिजल्ट 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अलग अलग चैनल्स के और एजेंसीज के जो सर्वे हैं वो भी बहुत ज्यादा करीब का मुकाबला दिखा रहे हैं। कहीं कांग्रेस को बढ़त तो कहीं बीजेपी को बढ़त। लेकिन जनता के दिल से किसके लिए प्यार निकला है और किसको नकारा गया है, किसको दुलारा गया है, यह 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी एग्जिट पोल किसी को खुश कर सकते हैं, किसी को नाखुश कर सकते हैं, किसी की उम्मीदें बढ़ा सकते हैं, किसी की धड़कनें तेज कर सकते हैं। आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।